जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर इस चैनल में आप नए नए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों जो कंसिस्टेंट देख रहा है इस वीडियो को वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो है सबके पास ये डेली करंट अफेयर पहुंचता रहे। ठीक है, अपने दोस्तों को अपने साथियों को इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। तो लेखक कह रहा है, जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में खास तौर से छात्र जीवन में हमें रोज प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। हम रोज प्लानिंग करते हैं लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यानी आप बेहतर सोच रहे हैं और सोचने के बाद अगर उसके एग्जीक्यूशन में आप थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं या आप उसके एग्जीक्यूशन को कर ही नहीं रहे हैं तो ये आपकी तैयारी के लिए अन्याय होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, सोचे कम करें ज्यादा, यही आज का जो है हमारा मेन विषय है। तो इसे आप कंसिस्टेंट फॉलो करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने किन आतंकी संगठनों के ठिकानों पर निशाना जो है साधा था। ठीक है, ऐसा प्रश्न है। तो यामिनी चंदेल ने एक आंसर दिया है, डी ऑप्शन सही होगा। मतलब जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिब्जुल मुजाहिदीन, ये सभी इनके सभी ठिकानों पर इन्होंने हमला किया था और इनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आज का दिवस कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। मतलब कि आज के दिन हमें परिवार के महत्व की जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 1993 से जो है इसे स्टार्ट किया गया है। परिवार एक बहुत बड़ा जो है, क्या कहना चाहिए, हमारा मतलब एक सहारा है कहा जा सकता है। एक जो है बहुत बड़ा हमारी जिम्मेदारी है ये कहा जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, परिवार ना हो तो व्यक्ति अकेला हो जाता है और इसी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी जो है मनाया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान बढ़ाने के अवसर को प्रदान किया जाता है। परिवार जो है उसमें आर्थिक, सामाजिक और बहुत सारे पहलुओं से जो है उनमें हर्डल्स आते हैं, जो है उनको बहुत सारे इन क्षेत्रों को देखकर आगे बढ़ना होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, इन सभी चीज़ों की जागरूकता को आज के दिन मनाया जाता है और इसे स्टार्ट किया गया था 1993 में। ठीक है, इस विशेष मौके पर लोगों को परिवार की भूमिका के बारे में बताया जाता है जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा समय ना लेते हुए अगले प्रश्न की ओर कूच करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के वर्तमान के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चेयरमैन किसे बनाया गया है? ठीक है, तो नालसा के जो चेयरमैन बनाया गया है इनका नाम है, वर्तमान के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जिनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इन्हें बनाया गया है नालसा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नालसा का कार्य क्या है? तो गरीब और वंचित को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, संवैधानिक प्रक्रियाओं का संचालन करना, किसी विशेष मुद्दे पर जो है विचार कर उसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना। न्यायमूर्ति सूर्यकांत आपको दिखाई दे रहे होंगे किसके द्वारा नियुक्त किए गए, तो मैंने बताया आदरणीय सम्माननीय भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। 14 मई 2025 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो चुका है। भारत के राष्ट्रपति, मैंने बार बार बताया आपको कि इनके द्वारा नियुक्त किया गया है। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये जो नालसा के पूर्व अध्यक्ष थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति BR गवई, है ना।
कानूनी प्रावधान अगर हम बात करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 3(2)(b) के तहत इन्हें नियुक्त किया गया है या इन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी काफी वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। वर्तमान पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश के बाद दूसरे स्थान पर यही आते हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, पंजाब के रह चुके हैं, हरियाणा के रह चुके हैं। ठीक है। कानूनी सहायता और न्यायिक सुधारों में सक्रिय योगदान के लिए इनकी प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है। इनकी प्रमुख जो है कहा जा सकता है इनका योगदान रहा है। क्लियर। नियुक्ति का महत्व है भारत की न्याय तक पहुंच प्रणाली को मजबूत करना। मेरे प्रिय साथियों, सुप्रीम कोर्ट या जिसे हम न्यायपालिका के रूप में जानते हैं, न्यायपालिका अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्चस्व रखता है इस लोकतांत्रिक देश के उत्थान के लिए। तो उसे मजबूत और सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है, ऐसा सरकार का क्या है कहना है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग नामक पहल किसने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो दिल्ली पुलिस ने शुरू की है मेरे प्रिय साथियों। अब ये क्या दिखाई दे रहा है कि नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग, मतलब अब दिल्ली पुलिस न्यू दिल्ली में जितने भी संरक्षता का या कहा जा सकता है रक्षा का कार्य तो कर ही रही थी और प्रशासन में इनका अपने आप में योगदान रहा ही है। साथ ही साथ जो बच्चे या जो व्यक्ति शिक्षा से वंचित हो चुका है आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, घर की आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से, तो दिल्ली पुलिस जो है वो इन सभी बच्चों को प्रॉपर रजिस्टर करके इनकी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाएगी और स्कूली एडमिशन जो कि आजकल बहुत बड़ा अगर देखें निम्न स्तरीय परिवारों में कि बहुत बड़ा कारक हो जाता है कि वो फीस नहीं पटा पाते, फीस जो है वो लोग नहीं दे पाते, फीस जमा नहीं कर पाते। तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी? तो दिल्ली पुलिस जो है नई दिशा मतलब कि शिक्षा की ओर लौटता मार्ग में उन बच्चों का हेल्प करेगी, उनका एडमिशन कराएगी, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा पुनः जोड़ना, पुलिस कर्मियों द्वारा घर घर जाकर संपर्क करना, जरूरतमंद बच्चों को पहचानना कि कौन बच्चा जो है जरूरतमंद है, सच में शिक्षा हासिल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कारक है कि शिक्षा से वंचित बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। अब जब पढ़ना ही नहीं चाहता तो आप उसका एडमिशन करा भी देंगे तो वो पढ़ेगा नहीं, क्या मतलब होगा? ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो जागरूक हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या करेंगे? दिल्ली पुलिस क्या करेगी? तो शिक्षा की ओर अग्रसर करेगी। ठीक है। अब देख सकते हैं कि दिल्ली में कई बच्चे निम्नलिखित कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं: गरीबी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक अस्थिरता, शिक्षा में असहयोग, मार्गदर्शन की कमी। मार्गदर्शन में कमी सबसे बड़ा कारक होता है मेरे प्रिय साथियों। अब जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उस बच्चे को पता होना चाहिए कि शिक्षा के क्या क्या फायदे हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी शिक्षा का फायदा नहीं होता। शिक्षा प्राप्त करने का तात्पर्य यही है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता, दैनिक जीवन दिनचर्या का आचरण, जीवन में किस प्रकार से हमें जीना है और हम शिक्षा हासिल करके जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हम एक काउंसलिंग के रूप में देखते हैं या हम इसे क्या कहते हैं, क्या बताया मैंने कि मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो उससे उन सब चीजों से इन्हें जागरूक करना। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न है, भारत की किस शीर्ष तीरंदाज ने संघाई में आयोजित हुआ था तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है? तो क्या नाम है इनका नाम है दीपिका कुमारी। क्या नाम है? दीपिका कुमारी। ये एक बहुत ही मतलब शानदार प्रदर्शनकारी रही हैं। प्रदर्शनकारी इन द सेंस कि इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन किया दीपिका कुमारी जी ने और कांस्य पदक जीता। 3 से 8 जून तक जो है, पहला चरण जो है वो कब से कब तक हुआ? पहला चरण जो है वो मई में ही आयोजित कराया गया था। ठीक है। उसका डेट इसमें लिखाया नहीं है। दूसरा चरण जो है मई में ही आयोजित कराया गया था। तीसरा चरण जो है 3 से 8 जून 2025 तक चलेगा। कहाँ? अंतालिया, तुर्की में। ठीक है। तो दीपिका कुमारी इसे जीतने वाली खिलाड़ी बनी है, कांस्य पदक जीता इन्होंने। अब बात आ जाती है कि विश्व तीरंदाजी कप
जो कि तीरंदाजी में भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इसमें कर रहे हैं। 1931 में बना है। लॉजेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 168 देश जो है इसमें शामिल है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद, मतलब कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है स्कीम चालू किया था। योजना के तहत कितने नए उत्पादों को शामिल किया गया है? देखो, उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है 75 जिलों में मुख्य रूप से ऐसे उत्पाद जो कि काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है, काफ़ी अपने आप में ख्याति रखते हैं वो उत्पाद, तो उनको जीआई टैग लॉबी में और साथ ही साथ जो है आपका उनको प्रमाणन प्रदान करने के लिए उत्पादों का वितरण कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों में रोजगार जो है, स्वरोजगार की जो है मात्रा बढ़ेगी। क्लियर है? तो इसको देखते हुए इस पहल को मंजूरी देते हुए 12 नए उत्पादों को और शामिल किया गया है। ठीक है, तो 75 जिलों में 74 उत्पाद हो चुके हैं। 2018 में इससे स्टार्ट किया गया था योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा। हर जिले में पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, उत्पादन निर्यात ब्रांडिंग में प्रोत्साहन मिलेगा और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है 2029 तक जो करना है। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें बता दी। अब ये 12 उत्पाद कौन से हैं देख लो। जो बागपत है, बागपत जहां पर जो है हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था, कृषि उपकरण और सहायता सामग्री को जो है मंजूरी दी गई है। बागपत कृषि उपकरण और सहायक सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि पहला हरित क्रांति जो है भारत देश का यही हुआ था। बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है भारत के? सहारनपुर में होजरी उत्पाद है, फिरोजाबाद में खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, गाजियाबाद में धातु उत्पादन के लिए, अमरोहा में धातु एवं लकड़ी के लिए, आगरा का पेठा सभी जानते हैं, हमीरपुर में धातु उत्पाद, बरेली में लकड़ी का उत्पाद है, एटा है चिकोरी उत्पाद के लिए। और चिकोरी उत्पाद क्या होता है भाई, चलो बताओ तो। प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण के लिए और मुंज एवं संबंधित उत्पाद बिजनौर में, बलिया में सत्तू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सत्तू, बलिया वाले सत्तू खाते हैं कि नहीं खाते हैं? चलो बताओ फटाक से। चलो, वित्त वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, मतलब फिर से बात आ गई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इन द सेंस की ऐसे प्रोडक्ट जिसको घर में बैठ के या जो है आपका किसी बुटीक के द्वारा और घर में बैठकर इसको प्रोसेस करके बनाया जाता है। अचार हो गया, पापड़ हो गया, बहुत सारे आपके चकली हो गए, ये सभी उत्पादन। ठीक है, तो इसके लिए औपचारिकरण योजना में प्रभावी क्रियान्वयन के में देश में कौन सा प्रथम स्थान आया है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान में आया है? तो बिहार राज्य। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस फॉर्मलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, इसमें बिहार राज्य प्रथम स्थान में है। ठीक है, इस अवसर में अगर हम बात करें तो लगभग 10,296 आवेदकों ने ऋण प्राप्त किया है भारत सरकार से और 6,500 के आसपास जो है फर्म या कहा जा सकता है कि इकाइयों को क्या किया गया है, आपका जन्मा है या उसे स्टार्ट किया है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े, इतना ही जाने तो ज़्यादा बेहतर है। हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए 3-4 स्टार लगा लो इसमें। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना में कौन कौन से राज्यों को जोड़ा जा रहा है या किन किन राज्यों ने समझौता हस्ताक्षर साइन किया है एक दूसरे के बीच में? तो पहला नंबर है मध्य प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहने वाली ये ताप्ती नदी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले में से एक है। अगर हम नक्शे को इस प्रकार से बनाएं, देख सकते हैं आप, ये भारत का नक्शा हुआ, इसमें 2 प्रमुख नदियां, पहला नंबर का कौन सा है? तो पहला है नर्मदा नदी, अमरकंटक से निकलेगा। ठीक है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के पैरेलल बहती है। ठीक है, पहली बात तो इनकी विशेषता है कि ये भ्रंश द्रोणियों में बहती है, भ्रंश द्रोणियों में बहती है, रिफ्ट वैलीज में बहती हैं। दूसरा नंबर ये है कि ये ऐसी नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार का मैक्सिमम ढाल किधर है? तो पूर्व की ओर है। तो पूर्व की ओर ज़्यादातर नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ये उसके जस्ट विपरीत बहती है, मतलब कि ये अरब सागर में आकर गिरती हैं। ठीक है, पहला नंबर नर्मदा और दूसरा नंबर है ताप्ती। ताप्ती नदी सतपुड़ा के घने जंगल और बड़े अनमोने जंगल या सतपुड़ा के पठार से के पैरेलल और
और एलोरा की पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये मुख्य रूप से बहती है। इन दोनों के बीच में ये रिचार्ज परियोजना या मेगा रिचार्ज परियोजना का हस्ताक्षर जो है साइन किया गया है, जिसमें लगभग मध्य प्रदेश से 1.23 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर किया जाएगा और आपका महाराष्ट्र से 2.34 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर किया जाएगा। ठीक है, और इसमें इसके फायदे क्या होंगे? तो राज्यों को जल प्रबंधन में सुधार होगा, सतत कृषि को बढ़ावा मिलेगा, जलवायु बदलाव में के प्रति जो है जागरूकता फैलाई जाएगी, भूजल के दोहन में कमी होगी। ठीक है, बेहतर जल संतुलन होगा, सूखा क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाएगा। मुख्य रूप से इस नदी परियोजना का ये टारगेट है कि बैराज के माध्यम से, अलग कैनाल्स के माध्यम से, अलग नदी वितरिकाएं बनाकर जल को पहुंचाना। ठीक है, चले आगे आ जाओ। देख सकते हो ताप्ती नदी के बारे में। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश में है बैतूल के निकट जो है मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गुजरात के दक्षिण में स्थित मुहाने को खंबात की खाड़ी कहा जाता है। प्रमुख बांध है बैतूल में परसडोहा बांध और टहनूर बांध, और इसका गुजरात में एक योजना है। ठीक है, अन्य तथ्य, ताप्ती नदी को अन्य नाम में अगर बोले तो सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे है बुरहानपुर, भुसावल, सूरत शहर बसे हुए हैं। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा और अजंता पर्वत के मध्य बहती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? चले आगे मेरे प्रिय साथियों। ये स्टैटिक पोर्शन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखें। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। क्या नाम है? डॉक्टर अजय कुमार इनका नाम है, जिन्हें नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए भाई अजय कुमार जी। ठीक है, केरल कैडर के हैं ये। 29 अप्रैल को जो है लास्ट जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जिनका नाम है प्रीति सूदन, उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया था। अब खाली था पद, तो 1985 बैच के जो है आईएएस अधिकारी अजय कुमार जी को इस पद में भेजा गया है। 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत सरकार में रक्षा सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगर नियम को देखा जाए तो अक्टूबर 2027 तक के इनका पद का कार्यकाल चलेगा, 65 वर्ष की उम्र तक, है ना। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जैसे प्रमुख सेवाओं की नियुक्ति करता है। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष और 10 अधिकारी होते हैं। इस मतलब 10 सदस्य अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। इसका एक बॉडी होता है, 2 सदस्य वर्तमान में जो है रिक्त है। 1926 में इसकी स्थापना हो चुकी है संघ लोक सेवा आयोग की। धौलपुर हाउस नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है, अजय कुमार अभी वर्तमान के अध्यक्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्रिय साथियों, ठीक है, भारतीय सेना ने 13 मई 2025 को किस स्थान पर ऑपरेशन किल्लर स्टार्ट किया? नया ऑपरेशन, सिंदूर के बाद अब आ रहा है क्या? ऑपरेशन किल्लर। ठीक है, आज ही अपडेट है इसका। तो आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू कर रहा है। ये कहां पर हो रहा है जल्दी से बताओ फटाक से। तो सोपिया नाम की जगह पे इसे आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें दुश्मनों को ढेर करने के लिए प्लानिंग किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी सेना का कोई तोड़ जवाब नहीं है, चाहे पाकिस्तान कितना भी हरकत कर ले, कितना भी कुछ कर ले। ठीक है, तो सोपिया किल्लर में घने जंगलों में इसे स्टार्ट किया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के क्षेत्र में सोपिया किल्लर पाया जाता है। इस ऑपरेशन में जो है आपका बेसिकली आसान भाषा में समझें तो जो दुश्मन है पाकिस्तान है, वो बहुत सारे ड्रोन्स, बहुत सारे आपका चाइना मॉडल के ड्रोन्स जो है उड़ा रहा है। उन ड्रोन्स को पूरा तरीके से ध्वस्त करना, और हम तैयार हैं कि कैसे हम उनको परास्त कर दें कितने जल्दी। ठीक है, आतंकियों की मंसूबों को नाकाम करना। इस इलाके में जो भी आतंकी छुपे होंगे उन सभी को क्या कर दिया जाएगा? नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आइए, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में।
ऑपरेशन शिव के नाम से जो है जितने भी अमरनाथ यात्रा में जाने वाले लोग हैं उनके लिए ऑपरेशन शिव हमारी भारतीय सेना ने लाया है। उरी और पूंछ में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के घुसपैठ की कोशिश की थी और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा था। इसी वजह से इंग्लैंड में अब जो है ट्रांसजेंडर्स को लड़कियों के टीम में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। अब वो अपना जिस प्रकार से उनका मौलिक या मूल जो जेंडर है उसी पे ही खेल सकती है। सुदर्शन चक्र वायु रक्षण रणनीति निवारण हमारे पास है जो कि बहुत ही शानदार और खतरनाक है। क्लियर। भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो ने निदेशक के रूप में किस अधिकारी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो बताओ इसका आंसर। सत्र ही कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।